हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फिनोमेनास। इस चैप्टर में पहले डिस्कस करेंगे अबाउट लाइटनिंग और उसके बाद डिस्कस करेंगे अबाउट अर्थक्वेक्स। तो चलो फिर ये इंटरेस्टिंग लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे विद द ओवरव्यू। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस नेचुरल फिनोमेनास सच एज लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक व्हिच अकर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस इन द एनवायरनमेंट। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में। ये दोनों ही नेचुरल फिनोमेनास हैं और ये होते हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल फोर्सेस जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। These phenomena can be dangerous but can be understood and mitigated through science। ये दोनों ही phenomena बहुत dangerous हो सकते हैं, इनसे property और life दोनों को ही harm हो सकता है and therefore हम इन्हें study करते हैं ताकि science के through इन्हें पढ़ने के बाद हम इनका cause समझ सके और साथ में हम mitigate कर पाए, कम कर पाए the damage and the threat of these phenomena। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरव्यू। अब हम शुरू करेंगे विद द वेरी फर्स्ट विच इज लाइटनिंग। अब लाइटनिंग के बारे में पढ़ने से पहले, लाइटनिंग की डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक सिंपल चीज जो हम सबने हमारे घरों में नोटिस की होगी। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने घरों के सॉकेट में स्विच लगाते हैं बट वो स्विच लूज होता है। अब जब हम इस स्विच को निकालते हैं तो हमें हल्का सा इलेक्ट्रिक स्पार्क देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऐसा ही एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब एक बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे होगा तो उसे कहते हैं लाइटनिंग। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, क्योंकि थोड़ा सा हमें अभी रिलेटेबल लगेगा। तो देखो, नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ वेरी हाई वोल्टेज बिटवीन क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड एंड द अर्थ। दैट मीन्स जब हमें एक नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो नेचुरली हो रहा है, हम इसे इंड्यूस नहीं कर रहे आर्टिफिशियली। ठीक है, तो ये हो गया एक नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो यानी कि जब ये एक नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा ऑफ वेरी हाई वोल्टेज बिटवीन टू क्लाउड्स या फिर बिटवीन क्लाउड एंड बिटवीन अर्थ, तो इसे हम कहेंगे लाइटनिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल हो गई। आपको इसमें बस दो चीजें याद रखनी है। नंबर 1, ये एक नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है एंड नंबर 2, इट इज द डिस्चार्ज ऑफ वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, जब भी ये डिस्चार्ज होगा तो साथ में हमें देखने को मिलेगी ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट एंड सुनने को मिलेगा लाउड साउंड जिसे कहा जाता है थंडर। ठीक है, तो ये भी हमने देखा है कि जब भी लाइटनिंग होती है तो हमें थंडर भी सुनाई देता है और हमें देखने को मिलता है स्पार्क ऑफ लाइट तो ये तो हो गया अबाउट लाइटनिंग, उसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कि लाइटनिंग कॉज क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये पढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना है विच इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो देखो, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो वन बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दूसरी हो गई हमारी नेगेटिवली चार्ज। द चार्जेस डू नॉट फ्लो, सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कब गए, जब हमने इन्हें आपस में रब किया, यानी कि हम इन्हें कॉन्टैक्ट में लाए। जैसे ही हम कॉन्टैक्ट हटा देंगे ये फ्लो अपने आप रुक जाएगा। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली फ्लो नहीं कर रहे, ये बस तभी फ्लो करेंगे जब हम दोनों बॉडीज को रब करेंगे, अदरवाइज ये लोग रहेंगे स्टैटिक अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल है रबिंग बलून्स इन हेयर, या फिर जब हम किसी कोम को अपने हेयर के थ्रू रब करते हैं तो उस पर थोड़ा चार्ज आ जाता है, जिसके बाद वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। अब ऐसे तो कोम पर कोई चार्ज नहीं आ रहा था, जब हमने उसे रब किया, कॉन्टैक्ट में लाए, तभी ये चार्ज इंड्यूस हुआ। ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट से हटा देंगे फिर से खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक कोम वाला मैंने आपको बता ही दिया। तो अब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ गए। अब हम वापस चलेंगे हमारे टॉपिक पर कि ये लाइटनिंग होती कैसे है। तो देखो, थंडर क्लाउड होता है, उसके अंदर होती है वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपस में रब करती रहती हैं। ठीक है, और इस वजह से क्रिएट होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस रबिंग। अब देखो, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में रब कर रही हैं, इवेंचुअली क्या होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल स्टार्ट सेपरेटिंग इन अ क्लाउड, यानी कि क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अब सेपरेट होने लगेगा। पॉजिटिव चार्ज क्लाउड के ऊपर की तरफ होगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमें देखने को मिलेगा क्लाउड के नीचे की तरफ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में रब हुई, इलेक्ट्रॉन्स मूव करे और अब जो चार्ज है वो सेपरेट हो गया है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, नेगेटिव चार्ज क्लाउड में नीचे है। अब आगे देखो, द अर्थ इज पॉजिटिवली चार्ज रिलेटिव टू द क्लाउड्स बेस। अगर हम क्लाउड के बेस से कंपेयर करें तो हमारी अर्थ हो गई पॉजिटिवली चार्ज, तो क्लाउड का बेस इज नेगेटिव, अर्थ इज पॉजिटिव। अब ये दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट इन दोनों के ही बीच में है एयर। एयर होती है इलेक्ट्रिसिटी की बेड कंडक्टर, तो वो इन चार्ज को आपस में पास नहीं होने देगी, इंटरेक्ट नहीं करने देगी। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होगा, नीचे ज्यादा ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब ये जो एयर का रेजिस्टेंस है वो इस चार्ज को नहीं रोक पाएगा एंड इवेंचुअली जो चार्ज है वो इतना लार्ज हो जाएगा दैट इट विल डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ अ लाइटनिंग बोल्ट। और तभी हमें लाइटनिंग देखने को मिलेगी। जब ये चार्ज बहुत बड़ा हो गया, रेजिस्टेंस एयर का इसे रोक नहीं पाएगा और हमें देखने को मिलेगी स्काई में एक लाइटनिंग बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ दिस चार्ज। ठीक है, यानी कि अभी जो चार्ज है ये क्लाउड से डिस्चार्ज हो चुका है, तो इसीलिए होती है लाइटनिंग। तो अब हम ये समझ गए कि लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग के कॉजेस क्या है। सबसे पहले क्लाउड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में रब करेंगे, धीरे धीरे चार्ज सेपरेट होने लग जाएंगे, ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, नीचे होगा नेगेटिव चार्ज। अर्थ हमारी जब हम इस क्लाउड से कंपेयर करेंगे तो वो रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज होगी, इसीलिए ये चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे। बट बीच में एयर है और एयर होती है बेड कंडक्टर, तो वो इनको आपस में इंटरेक्ट नहीं करने देगी। बट इवेंचुअली जब चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो रेजिस्टेंस के कंट्रोल में नहीं रहेगा एंड ये चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम द क्लाउड, इसी को कहेंगे लाइटनिंग। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट लाइटनिंग।
अब देखो टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये हमने ऊपर अभी पढ़े हैं कि जो लाइट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, और इसी वजह से जो क्लाउड के बेस पर नेगेटिव चार्ज था वो अर्थ के पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। एंड फाइनली इसी की वजह से हुई थी लाइटनिंग। अब वी हैव अ डिवाइस जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इसके थ्रू हम चार्जेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है तो वो हम इस डिवाइस के थ्रू पता कर सकते हैं। इस डिवाइस में एक मेटल स्ट्रिप होती है जो कि एक जार के अंदर प्रेजेंट होती है, एंड इट इज कनेक्टेड टू अ मेटल रॉड विद अ नॉब। एक नॉब के साथ ये एक मेटल रॉड से कनेक्ट होती है। अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट इस नॉब को टच करेगा तो जो मेटल स्ट्रिप है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज है या नहीं। अगर चार्ज होगा तो हमें मेटल स्ट्रिप में मूवमेंट देखने को मिलेगा, अगर इसमें कोई चार्ज नहीं होगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी डिवाइस को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके थ्रू हम चार्जेस को डिटेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो चार्ज है ये ट्रांसफर कैसे होता है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, रबिंग के थ्रू भी हो सकता है, विदाउट रबिंग भी हो सकता है। चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू कंडक्शन और इंडक्शन। कंडक्शन यानी कि दोनों बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट में है तब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इंडक्शन यानी कि बॉडीज कॉन्टेक्ट में नहीं है एंड तब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स चार्ज मूव थ्रू द एयर ड्यू टू हाई वोल्टेज रिजल्टिंग इन लाइटनिंग। जब थंडरस्टॉर्म होता है तो क्या होता है, जो चार्ज था जो क्लाउड्स में था वो मूव करेगा थ्रू द एयर, और इसी की वजह से हमें देखने को मिलती है लाइटनिंग। अब देयर आर सर्टेन सेफ्टी मेजर्स जो कि हमें फॉलो करने चाहिए ड्यूरिंग अ लाइटनिंग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर द डूज। आपको क्या करना है? सबसे पहले अंदर रहना है, घर में रहना है। दूसरा, अगर आप बाहर है सो यू शुड क्राउच डाउन विद योर फीट्स टुगेदर, यानी कि आपको नीचे जमीन पर अपने फीट्स को साथ में बंद करके बैठ जाना चाहिए। थर्ड इज स्टे अवे फ्रॉम टॉल ट्रीज, पोल्स एंड मेटल स्ट्रक्चर। जो भी मेटल स्ट्रक्चर है, पोल्स हैं या फिर बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनसे आपको दूर रहना है, ठीक। तो ये तो हो गए डूज, क्या करना है। अब डिस्कस करते हैं डोंट्स, आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको किसी भी पेड़ के नीचे शेल्टर नहीं लेना, किसी पोल के पास शेल्टर नहीं लेना। इसके अलावा आपको वाटर बॉडीज से भी दूर रहना है, एंड जितने भी वायर्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि टेलीफोन्स हो गए, टेलीविजन हो गए, फैंस हो गए, आयरन्स हो गए, इन सबको यूज नहीं करना ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट द डूज एंड डोंट्स विच आर इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो अ मेटल रॉड इंस्टॉल्ड ऑन अ बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग। तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें एक मेटल की रॉड को इंस्टॉल किया जाता है। ये इंस्टॉल करते हैं ताकि ये लाइटनिंग से इन्हें प्रिवेंट कर पाए। अब ये जो रॉड होती है ये ग्राउंड से कनेक्ट होती है विद द मेटल स्ट्रिप। ये पूरी ही रॉड बिल्डिंग के थ्रू पास होती है एक साइड से, ठीक है। एंड इफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स द चार्ज इज कंडक्टेड सेफली टू द अर्थ। अगर किसी भी कंडीशन में इस बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी तो वो सारी ही लाइटनिंग थ्रू दिस पोल अर्थ में कंडक्ट हो जाएगी, तो इससे डैमेज नहीं होगा। एंड देयरफॉर दीज डिवाइसेस कॉल्ड एज लाइटनिंग कंडक्टर्स आर इंस्टॉल्ड इन बिल्डिंग्स। इनका नाम भी उसी के अकॉर्डिंग है, लाइटनिंग कंडक्टर, यानी कि ये लाइटनिंग को कंडक्ट करेंगी और उसे सेफली कंडक्ट करके पहुंचा देंगी हमारी अर्थ में विदाउट कॉजिंग डैमेज, ठीक है। तो अब हमने लाइटनिंग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट अर्थक्वेक्स। तो सबसे पहले अर्थक्वेक होते क्या है? तो दिस इज अ सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस डीप इनसाइड अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के अंदर जब कुछ मूवमेंट्स होते हैं तो मूवमेंट की वजह से हमें अर्थ का सरफेस शेक करता हुआ दिखता है, मूव करता हुआ दिखता है, इसी को कहते हैं अर्थक्वेक। इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं सीस्मोग्राफ। अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट होता है डायरेक्टली अबव द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक उसे कहते हैं एपिसेंटर। अर्थ के अंदर, अर्थ की बॉडी में जहां अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे कहते हैं फोकस। फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है हमारे अर्थ के सरफेस पे एपिसेंटर। तो ये दोनों चीजें याद रखना, फोकस होगा अर्थ के सरफेस के अंदर जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, इसी पॉइंट के बिल्कुल ऊपर अर्थ के सरफेस पे होगा हमारा एपिसेंटर, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होगा क्यों? तो ये हो सकता है बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारे अर्थ के अंदर है, जो मूव कर सकती है। इसके अलावा कहीं वोल्केनिक इरप्शन होगा तो अर्थक्वेक हो सकता है, एंड अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन जैसे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, सो दे कैन आल्सो लीड टू अर्थक्वेक्स। नाउ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? तो देखो, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो बहुत बड़े बड़े पीसेस में डिवाइडेड है, इन्हीं को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। These plates float over a semi-fluid upper mantle। जो अर्थ की अपर मेंटल है वो है सेमी फ्लूइड, और इस अपर मेंटल के ऊपर ये जो सारी ही प्लेट्स हैं ये हैं। इन्हीं प्लेट्स का मूवमेंट भी एक कॉज है ऑफ अर्थक्वेक। When they collide or slide, the stored energy is released as seismic waves causing earthquake। जब भी ये प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, स्लाइड करती हैं, तो इनके नीचे जो एनर्जी स्टोर्ड है वो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव, और इन्हीं सीस्मिक वेव्स की वजह से होता है अर्थक्वेक कॉज। Now talking about the seismic zone, तो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू जोन्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। यानी कि जो हमारी पूरी अर्थ है इसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया है। इन जोन्स को डिवाइड करने का बेस क्या है? इट इज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितनी जल्दी जल्दी देखने को मिलता है एंड उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। इस बेसिस पे अलग अलग जोन्स में अर्थ डिवाइडेड है, और इन्हीं जोन्स को बोलते हैं सीस्मिक जोन। जोन 5 होता है मोस्ट एक्टिव जोन एंड हिमालयन रीजन लाई इन दिस जोन। इसके अलावा जोन 4, 3 एंड 2 आर लेस एक्टिव, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट सीस्मिक जोन। अब हम पढ़ते हैं रिचर स्केल क्या होता है। तो ये एक स्केल होता है जिसके थ्रू अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है और इस पर जब भी एक यूनिट बढ़ती है तो इसका मतलब अर्थक्वेक 10 टाइम्स मोर पावरफुल हो गया।
अर्थक्वेक अबव 5.5 आर कंसिडर्ड डैमेजिंग, यानी कि अगर रिचर स्केल पे 5.5 से ऊपर का कोई अर्थक्वेक है तो वो बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग अर्थक्वेक है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या मेजर कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कुछ अर्थक्वेक सेफ्टी मेजर्स, जैसे हमने देखा इन केस ऑफ लाइटनिंग। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप घर के अंदर हैं, यू आर इंडोर, तो आपको क्या करना है, किसी टेबल या बेड के नीचे शेल्टर लेना है। इसके अलावा आपको विंडोज एंड वॉल से दूर रहना है एंड साथ में एलिवेटर्स यूज नहीं करने। ऑल्सो अगर आपके रूम में कहीं पर कोई बड़ी बड़ी अलमीरा है तो उन सबसे दूर रहो, बिकॉज ये गिर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई कुछ चीजें जो आपको करनी है इफ यू आर इंडोर्स। अगर आप बाहर हो तो सबसे पहले किसी सेफ जगह पर पहुंचो एंड स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड स्ट्रक्चर्स, बिकॉज जब भी अर्थक्वेक आता है देयर आर चांसेस दैट दे माइट फॉल। तो अब हमने अर्थक्वेक एंड लाइटनिंग दोनों ही डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े। सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वो इलेक्ट्रिसिटी है जो प्रोड्यूस होगी ऑन रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। यहाँ पर चार्जेस स्टैटिक रहते हैं, बस जब हम फ्रिक्शन करेंगे तो वो मूव करेंगे, अदरवाइज वो जहाँ है वो वैसे ही रहेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नॉट मूविंग। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्कोप, ये एक डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रेजेंस। लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, तो ये एक डिवाइस है जो कि बिल्डिंग पर लगाया जाता है, जिससे कि इन केस अगर कभी लाइटनिंग बिल्डिंग को हिट करती है तो वो सारी ही जो लाइटनिंग है वो ये डिवाइस कंडक्ट करके सेफली अर्थ तक पहुंचा देगा विदाउट कॉजिंग डैमेज। ठीक है, सेफली टू द ग्राउंड। नेक्स्ट आर टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ये होती है लार्ज पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट जो कि मूव करते रहते हैं ऑल द टाइम इन द आउटर मेंटल। सीस्मिक वेव क्या है, सो ये वो वेव है जो जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द एनर्जी रिलीज जब हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरेक्ट करती हैं, मूव करती हैं, स्लिप करती हैं। ठीक है, तो ये जो सेस्मिक वेव है इन्हीं की वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है। एपिसेंटर क्या है, तो ये हमारे अर्थ के सरफेस पे वो पॉइंट है जो डायरेक्टली अबव होता है फोकस के। फोकस अर्थ की बॉडी के अंदर वो पॉइंट होता है जहां पर सीस्मिक वेव्स रिलीज हुई हैं। सीस्मोग्राफ क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन अर्थक्वेक का रिकॉर्ड किया जाता है। एंड रिचर स्केल, तो ये वो स्केल है जिससे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारे ही की टर्म्स डिस्कस कर लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द समरी, सो लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक आर पावरफुल नेचुरल फिनोमेना, बहुत ज्यादा पावरफुल ये दोनों ही नेचुरल फिनोमेना है और ये काफी डैमेज भी कॉज कर सकते हैं। They occur due to electrical charges and movement in earth crust. Lightning हो रही है because of natural electric discharge और earthquake हो रहा है because of the release of energy. Proper safety measures like lightning rods and earthquake resistant buildings are essential. इसीलिए इनको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि लाइटनिंग कंडक्टर्स फॉर लाइटनिंग एंड earthquake resistance building, ताकि जो earthquake है वो ज्यादा उन्हें अफेक्ट ना करे। Moving forward, awareness and preparedness help minimize the damage and save life. अगर हम जितना ज्यादा अवेयर रहेंगे, जितना ज्यादा प्रिपेयर रहेंगे, it would be easier to save the lives because of these life-threatening natural disasters. So with this, our chapter number 12 comes to an end. अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ऑल्सो आज हमारे गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है ऑन द इंस्टाग्राम स्टोरी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।